सो मेरी स्क्रीन दिख रही है आप दोनों को? हाँ जी। हाँ सर। हाँ सर। तो बी बॉक्स मैंने बताया होगा आपको कल। तो बी बॉक्स मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, ऑलरेडी कन्फिगर्ड। तो मेरी काली मशीन स्विच ऑन हो जाए फिर मैं बी बॉक्स को भी स्विच ऑन करूँगा। और हम क्या देखने जा रहे हैं, बेसिकली सबसे पहला बग जो हम देखने जा रहे हैं वो होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, तो थोड़ा सा आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में बता देता हूँ। एक्सएसएस क्या होता है? एक्सएसएस जो है शॉर्ट फॉर्म है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ओके, इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। अभी हम टाइप्स वगैरह डिस्कस करके कंफ्यूज नहीं होएंगे। पहले हम सिंपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखते हैं क्या होता है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि कोई अगर वेब पेज है आपके पास, ठीक है, वेब पेज के अंदर किसी तरीके के कुछ इनपुट पैरामीटर्स होंगे। इनपुट पैरामीटर्स क्या होते हैं बेसिकली? इनपुट पैरामीटर्स आपके होते हैं इनपुट फील्ड्स, जहाँ पे यूज़र अपना डेटा इनपुट करता है। तो कोई वेब पेज आप लोगे, ये अटैकर जो है कोई वेब पेज ढूंढेगा, उस पर कुछ इनपुट पैरामीटर्स ढूंढेगा। इनपुट पैरामीटर्स पे जो है वो नॉर्मली क्या होता है, इनपुट पैरामीटर्स पे किसी तरह की कोई क्वेरी डाली जाती है, क्वेरी इंसर्ट करी जाती है। बट अटैकर क्या करेगा, अटैकर जो है वहाँ पे मेलिशियस क्वेरी इंसर्ट करेगा। मेलिशियस क्वेरी जब अटैकर इंसर्ट कर देगा तो ये चेकआउट करेगा कि भाई क्या टारगेट सिस्टम जो है, जो टारगेट सर्वर है, वो मेरी मेलिशियस क्वेरी को एज पार्ट ऑफ कोड, एज पार्ट ऑफ सोर्स कोड, मेरी मेलिशियस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। दैट इज द होल थिंग। इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड तो भाई हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सक्सेसफुल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। चलते हैं जरा अपने काली में। चलो जी, यहाँ पे मेरी जो है ये वी वेब की मशीन भी स्विच ऑन हो गई है। ठीक है, सो अब मेरे नेटवर्क में क्या है, एक अटैकर मशीन है, एक हमारे पास टारगेट मशीन है। तो सबसे पहले टारगेट का आईपी एड्रेस निकाल लें। हाँ, दो तरीके से निकाल सकते हैं टारगेट का आईपी एड्रेस। या तो खुद उसकी मशीन में जाके आईएफ कॉन्फ़िगर करके देख लूँ, या फिर नेटवर्क स्वीप करके देख लूँ। ठीक है, तो लेट्स
do an if config here, if config here, अपनी मशीन का आईपी एड्रेस लिया और एक nmap ping sweep किया। तो जब मैंने nmap ping sweep किया यहाँ पे तो मेरे को कुछ आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं यहाँ पे 152। ओके, तो यहाँ पे मेरे को अपने टारगेट का आईपी एड्रेस मिल जाता है 152। ठीक है जी, 192.168.136.152। लेट्स कॉपी इट, do an nmap scan against my target IP address। nmap scan रन किया मैंने टारगेट आईपी एड्रेस के अगेंस्ट, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाता है कि कुछ पोर्ट्स ओपन है यहाँ पे। फॉर माई इंटरेस्ट the ports are port number 80, port number 443, HTTP and HTTPS services are running। तो HTTP and HTTPS सर्विस को मैं कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसको मैं अपने वेब ब्राउज़र से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ये मेरे पास मेरा ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र के अंदर मैं एक इनकॉग्निटो टैब खोल लेता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट ओपन है इनकॉग्निटो टैब, खोल ली है। अब यहाँ पे जो है मैं टारगेट का आईपी एड्रेस डाल दे रहा हूँ यूआरएल में। डाल दिया, तो मतलब मैं पोर्ट 80 पे कनेक्ट करके देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। पोर्ट 80 पे कनेक्ट किया। पोर्ट 80 पे कनेक्ट करने पे मुझे मिलता है यहाँ पे कुछ बीवैप एंड एक्सट्रीमली बगी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब आपको अगर मैनेज करना हो खुद से तो PHP माई एडमिन वगैरह आप खोलोगे, SQLite मैनेजर खोलोगे, बट अभी इन सब की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है बीवैप, ठीक है। बीवैप पे क्लिक किया तो आप पहुंच जाते हो यहाँ पे एन एक्सट्रीमली बगी वेब एप्लीकेशन लॉगिन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, तो कौन मुझे इसके क्रेडेंशियल्स बताना चाहेगा, जल्दी बताओ। इसके क्रेडेंशियल्स कौन बताएगा मुझे? एनीवन जो मुझे इसके क्रेडेंशियल्स बता सके? सर मैंने इंस्टॉल नहीं किया। नहीं, उसका इंस्टॉल करने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं तो बस ये पूछा हूँ, मैं इस पेज पे पहुंचा हूँ, इस पेज पे कोई क्रेडेंशियल्स बता सकता है मुझे? चलो मैं बता देता हूँ, देखो आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे एंटर योर क्रेडेंशियल्स के साथ लिखा हुआ है b/bug b, और पासवर्ड में लिख दिया बग, लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे क्या है, अब आपको अलग अलग बग्स मिलेंगे, अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलते हैं जरा यहाँ पे चूज योर बग। चूज योर बग में सिलेक्ट करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। लेट मी क्लोज दिस टैब फर्स्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मेरे को जाना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग।
रिफ्लेक्टेड गेट, रिफ्लेक्टेड गेट पे क्लिक किया एंड हैक पे क्लिक किया। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम गेट बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखने जा रहे हैं। तो अब अगर गेट की बात करूँ तो भाई दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, गेट बेस्ड और पोस्ट बेस्ड। गेट बेस्ड क्या होता है ये बताएगा? गेट बेस्ड रिक्वेस्ट और पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? जो गेट बेस्ड रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो यूआरएल में जाती है। ठीक है, यूआरएल में इनफैक्ट रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, पोस्ट बेस में ऐसा नहीं होता है, यूआरएल के अंदर कुछ नहीं दिखता। ठीक है, सब जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी उनकी वैल्यू जाती है, सारी की सारी डिटेल्स हिडन पैरामीटर्स की तरह जाती है, हिडन फील्ड्स में। ठीक है, चलो जी यहाँ चलते हैं। सो यहाँ पे जब मैं आया सेलेक्ट करके तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट करने को। एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, लेट मी जस्ट एंटर नाउ। मैं नॉर्मल फंक्शनैलिटी चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले एप्लीकेशन की। ठीक है, अभी मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले फंक्शनैलिटी चेक करूंगा। पहले मैं अपने एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे फील्ड है मेरे पास, एंटर योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पे डाल के देख लेते हैं जरा। क्लिक ऑन गो। सो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला था अपना, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन माई HTTP सर रिस्पॉन्स। सर हाँ जी, सर मैं कह रहा मैंने वीवेब डाउनलोड तो किया लेकिन मेरा वर्चुअल मेयर बॉक्स में रन नहीं कर रहा। कैसे नहीं रन कर रहा? सर स्क्रीन शेयर करूँ? करो। सर हो रही है शेयर? हाँ आ गई है। सर ये देखो, इसको मैं रन कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ ये दिखा रहा है, नो बूटेबल मीडियम फाउंड सिस्टम है। हाँ क्योंकि बूटेबल मीडिया नहीं है, बंद करो इसको। कैसे इसको माउंट कैसे किया था? क्या सर? इसको माउंट कैसे किया था आपने? मतलब इसके बाद सर बंद होना चाहिए। डायरेक्ट वर्चुअल मेयर में जाके सर डायरेक्ट इसे मशीन के अंदर ऐड कर दिया। चलो उसको बंद तो करो। पूरा बंद करूँ सर? नहीं नहीं, पूरा बंद? ऑपरेटिंग सिस्टम 7, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है ये? इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करो एक बार। इस पर हाँ मतलब मेरे को बताओ पहले इसको माउंट कैसे किया था, क्या स्टेप्स फॉलो करे थे? सर इसको न्यू पर जाकर हाँ, यहाँ पर बी वेब लिखा था। अच्छा वी ऐप लिखा है यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर सर नेक्स्ट कर दिया, फिर इसकी वो रैम मेमोरी साइज मांग रहा था 2, हाँ, तो वो क्लिक कर दिया। लिखो या करके दिखाओगा मेरे को। हाँ, ऑफिस वी ऐप लिख दो, वी ऐप 2 कर दो इसको। बी वेब 2 ये इसकी रैम ली थी इसने। अच्छा, नेक्स्ट किया, क्रिएट किया, फिर मैंने इसे अच्छा, यहाँ पर सर यही वाला लिया था, VDI वर्चुअल डिस्क इमेज। हम्म। सर यहाँ से तो मैं नेक्स्ट फॉलो ही करता गया था। ये ठीक मेरा मेमोरी साइज था, ठीक है। ये हो गया सर।
ठीक है, अब इन दोनों को डिलीट कर देना। अब पूरा सेशन देखो मेरा, सेशन के लास्ट में मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये पूरा तुमने जो प्रोसेस फॉलो किया पूरा गलत प्रोसेस है, ठीक है। बताएंगे कैसे करना है। सर रिमूव कर दूं सर दोनों को फिर? हाँ, दोनों को रिमूव कर दो, ये यूजलेस है। डाउनलोड कर लिया ना तुमने, कर रखा है ना हाँ डाउनलोड सर डाउनलोड तो कर लिया। दिखाना एक बार कहाँ डाउनलोड कर रखा है। सर मेरे डेस्कटॉप पर ये रहा। डेस्कटॉप पे अनजिप कर लिया इसको। नहीं सर अभी अनजिप नहीं किया। तो अनजिप कर लेना है इसको, ठीक है। चल। अच्छा तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है बेसिकली मुझे आउटपुट दे रही है। हेलो सर, साउंड नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हाँ अब आई। अब बोल नहीं थे क्या? हाँ, मैं बोलने रहा था। ये देखो ना, यहाँ आ गया कर्सर मेरा, लोड सर होता हुआ। इसमें इसमें लिखा है वेलकम ऋषभ, तो मतलब हाँ एंट्री कर चुके हैं उसमें? हाँ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डाला तो था, आपके सामने अभी नाम डाला था ना। हाँ हाँ, तो नीचे लिखा है ना सर, ये देखो, हाँ, तो वेलकम वही ऋषभ। वही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन बिहेव कैसे कर रही है, कि जो भी मैं डेटा डाल रहा हूँ वो रिस्पॉन्स के अंदर मेरे को डेटा दे दे रही है। जो मैंने नाम डाला उसने मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स में डेटा दिया वेलकम, और मेरा नाम जो भी मैंने डेटा डाला था उसके अंदर, ठीक है। अब फिर से बोल रहे हैं तो? हाँ, क्या फिर से? सर वो फिर से एंट्री करने के लिए बोल रहा था। अब यार मशीन ही बंद हो गई मेरी, VMware क्या होगा इसको। हाँ, फिर से एंट्री करने को बोल रहा है, दैट इज राइट। चल रही है, ठीक है ना। तो और कुछ डाल के देखें यहाँ पे, कोई और नाम डाल के मैंने यहाँ पे देखा, क्लिक ऑन गो। तो मेरे पास मैं जो भी इनपुट डाल रहा हूँ बेसिकली वो मेरे को इनपुट मेरा आउटपुट में रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे अपना मेलिशियस जावास्क्रिप्ट का पेलोड, ठीक है। उससे पहले जरा एक बार इसका व्यू पेज सोर्स क्लिक राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हैं, ठीक है। एंड देखते हैं कि जो इनपुट में डाल रहा हूँ एक्चुअली सोर्स कोड के अंदर कहाँ पे जाके एम्बेड हो रहा है, ठीक है जी। चलो, सो राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स। अच्छा, एक चीज़ आप देखोगे कि यूआरएल के अंदर जो है, ये क्योंकि गेट बेस्ड पैरामीटर था तो यूआरएल के अंदर हमारी वैल्यूज जा रही है, देखो वेरिएबल की, देख रहे हो? हाँ सर, मेरा लॉगिन हुआ था। हाँ, लॉगिन हुआ है। हाँ सर, नाम दिखा रहा है ना इसमें, अमित हाँ, लास्ट में। ठीक है ना। तो मेरा अकाउंट से लॉगिन हुआ पड़ा है ऑलरेडी। नहीं, अकाउंट से नहीं लॉगिन हुआ है, तो नाम मांग रहा है, लॉगिन थोड़ी मांग रहा है, केवल ठीक है नाम सर। मांग रहा है, ठीक है ना। बस ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है एंड वेरिएबल का बेसिकली यहाँ पे नाम डाल रहा है। सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पे मैं पेज सोर्स देख रहा हूँ, तो पेज सोर्स व्यू करने पे मुझे यहाँ पे मिलता है कि जो भी मैंने डेटा एंटर किया था वो यहाँ जा रहा है, लाइन नंबर 70 पे, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चलूँगा अपने पेंट पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई
जो यूज़र फील्ड्स मेरे को मिली है उस पर मैं क्या डेटा एंटर करने वाला हूँ। अभी तो मैं नॉर्मल डेटा एंटर कर रहा था, अब मैं यहाँ पे अपना मेलिशियस इनपुट एंटर करूँगा। और क्योंकि मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक चेक कर रहा हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करना चाहता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है? स्क्रिप्ट टैग्स, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड, अलर्ट, अलर्ट फंक्शन, एंड जो भी आपको अलर्ट फंक्शन के अंदर एंटर करना है। तो मैं ये सिंटैक्स समझा देता हूँ पहले। ये क्या है आपका? ये स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पे जो है अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हैं HTML में। एंड ये उस सेम जावास्क्रिप्ट के कोड को एंड करने के लिए है, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग है। जैसे HTML अगर आपने पढ़े होंगे तो HTML में टैग्स होते हैं ना आपके, बॉडी टैग्स होते हैं, हेडर टैग्स होते हैं, टाइटल टैग्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से है ये भी, ठीक है जी। और फिर आपका जो है यहाँ पे बीच में अलर्ट फंक्शन है, ठीक है। ये आपका जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि पॉपअप जनरेट करने के काम आता है, ठीक है। पॉपअप क्रिएट करने के काम आता है। जो आप स्क्रीन पे पॉपअप देखते हो तो वो अलर्ट फंक्शंस की वजह से जनरेट किए जाते हैं। तो अलर्ट के अंदर मतलब पॉपअप बॉक्स के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, आप लिख देते हैं हेलो गाइस, दिस इज एक्सपेक्टेड एक्सेसेस, कुछ लिख देते हैं इसके अंदर। तो मेरे पास जो पॉपअप आएगा बेसिकली उस पॉपअप के अंदर ये लिखा होगा, ठीक है जी। तो चलो चल के देखें। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ अपनी मेलिशियस स्ट्रिंग। यहाँ पे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, अलर्ट फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर टेक्स्ट, हाय गाइस दिस इज रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, ठीक है। लास्ट में भी कुछ डाल देता हूँ मैं, लेट्स टाइप डेमो एंड लेट्स क्लिक ऑन गो नाउ। सो व्हेन आई क्लिक्ड ऑन गो, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आ गया है, ठीक है। ये पॉपअप क्यों आया है, कैसे आया है, कौन लेके आया है इस पॉपअप को? इस पॉपअप को मैं लेके आया हूँ, ठीक है। कैसे आया है? क्योंकि जो कोड है जो हमने डाला था अलर्ट उसमें, फंक्शन से आया। हाँ ये अलर्ट फंक्शन से आया है, ठीक है ना, जो हमने अलर्ट फंक्शन डाला है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने अपने जो इनपुट पैरामीटर था वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है जी। मैं इस पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार चलते हैं इस पे, पेज सोर्स को व्यू करते हैं इसके। व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया, देखते हैं जरा हमारा जो इनपुट था वो कहाँ जाके अपेंड हुआ, यहाँ जाके अपेंड हुआ। और यहाँ पे इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हो कि जो हमारा इनपुट था कलर इनकोडिंग भी फॉलो कर रहा है और एज अ पार्ट ऑफ सोर्स कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। देख रहे हो? तो यहाँ पे मैं कोई भी HTML का कोड भी इंजेक्ट कर सकता हूँ, JS का कोड भी इंजेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो सर। हाँ जी। सर वो एकदम वो पॉपअप के बाद सर क्या हुआ था, वो मेरी लाइट चली गई थी कुछ सेकंड, 1 सेकंड के लिए भी नहीं।
तो एकदम से फिर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। वो बताओगे सर थोड़ा उसके बाद? चलो मैं दिखा देता हूँ, लेट मी क्लिक ऑन रिफ्रेश। वो पॉपअप आने के बाद बता दो बस। हाँ, तो ये पॉपअप आया है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। पॉपअप क्यों हाँ। आया है करके, ये पॉपअप इसलिए आया है क्योंकि मैंने अपना मेलिशियस कोड इंजेक्ट किया है। मेलिशियस कोड में मैंने लिखा था कि भाई एक पॉपअप देना, अलर्ट फंक्शन मैंने किया है यूज़, तो इसलिए आया है। यहाँ पे देख सकते हो पॉपअप आ गया, हाय गाइस दिस इज रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, ठीक है। चलो इसको तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मैंने इसका क्या किया, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स किया, ठीक है। तो राइट क्लिक करके जब मैंने व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। एंड यहाँ पे जाके मैंने देखा कि जो मेरा यूज़र इनपुट था वो कहाँ पे जाके इंजेक्ट हो रहा है, कहाँ पे जाके एम्बेड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे जाके एम्बेड हो रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने इनपुट डाला है वो एज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट सोर्स कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ठीक है। जो कि नॉर्मल केस में होना नहीं चाहिए था, बट हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपकी एप्लीकेशन इनपुट को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज नहीं कर रही है, इनपुट को यूज़र प्रोवाइडेड इनपुट को फिल्टर नहीं कर रही है, तो हमारे कुछ इस तरीके से अटैक्स हो जाते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली सर एप्लीकेशंस को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए जैसे हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है सर, ये ऐसे हम सर किसी भी साइट पे कर सकते हैं? जहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी होएगी वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। तो जो बग बाउंटी करते हैं लोग बाग या जो बग हंटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम यही होता है, ऐसे एक्सप्लोर करते हैं वेबसाइट्स को, इनपुट पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। एंड ऐसे पेलोड्स, ये जो मैंने डाला है यहाँ पे, इसको पेलोड बोलते हैं, ठीक है। ये पेलोड डाला है मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। ऐसे पेलोड एंटर करके देखते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, एंड देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है। ये पेलोड तो सिर्फ सिर्फ पॉपअप के लिए था ना? ऐसे ये दूसरी तरह के लिए भी, दूसरी चीजों के लिए भी होगा ना पेलोड? हाँ, हर बहुत सारी चीज। चीज़ों, हर चीज़ के लिए रहता है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर अपने हिसाब से जो कोड लिखना चाहो वो लिख दो। अभी हम चल रहे हैं स्टोर्ड एक्सेसेस की तरफ। तो दो टाइप के एक्सेसेस आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस एंड स्टोर्ड एक्सेसेस। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के अंदर क्या होता है कि जो भी यूज़र इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपका आपका अटैक हो रहा है, जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, वो कहीं पे भी बैकएंड पे जाकर के स्टोर नहीं हो रही है, ठीक है। जो हम जैसे यहाँ पे नाम डाल रहे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल रहे थे, तो जो आप डेटा डाल रहे थे वो डेटाबेस में आके स्टोर नहीं हो रहा था, वो सिंपल वो डेटा जो है आ- आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर कोई और अगर कल को आके सेम पेज को विजिट करता है, ठीक है, तो उस पेज पे उसको वो जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो कभी स्टोर ही नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड स्टोर्ड क्रॉस साइट शिफ्टिंग में क्या करते हैं कि जो इनपुट फील्ड है आपकी या जो इनपुट पैरामीटर है उसमें जो आप डेटा डाल रहे हो, वो डेटा क्या है, सबसे पहले जाकर के किसी बैकएंड डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इट्स लाइक आप कमेंट्स की तरह एज्यूम, एक एग्जांपल लो कमेंट्स का, ठीक है। आपके पास कोई फेसबुक की फोटो है या कोई इंस्टाग्राम की फोटो है, कोई पोस्ट है, वहाँ पे आप कमेंट डाल देते हो, ठीक है। तो जो कमेंट डाल देते हो आप, वो केवल आप ही को विजिबल होता है या सबको विजिबल होता है? अभी। सभी को विजिबल होता है ना। तो क्यों हम्म, होता है एक्चुअली, क्या है कि और वो कैसे हो पा रहा है विजिबल, तो जब आपने कमेंट डाला है पोस्ट में, वो कमेंट क्या है, पीछे बैकएंड में आकर के डेटाबेस में स्टोर हो गया, सेव हो गया। अब जो कोई भी उस पोस्ट को ओपन करेगा, बोले तो वो यूआरएल को ओपन करेगा, एक यूआरएल होगा ना उस पोस्ट का। जब भी वो कोई बंदा उस यूआरएल पे जाएगा, उस पोस्ट पे जाएगा, तो क्या होएगा, जितने भी कमेंट्स होंगे, जो भी डेटा वहाँ पे डाला गया है, वो सारा का सारा डेटा डेटाबेस में से उठ के आएगा, डेटाबेस में से फैच होएगा एंड स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होएगा, ठीक है जी। तो जब डेटाबेस में से डेटा फैच होएगा और आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होएगा, तो आपको कमेंट दिख जाएगा। तो अगर ऐसे किसी इनपुट पैरामीटर पे मैं अपना पेलोड इंजेक्ट कर देता हूँ, जो कि बैकएंड पे जाकर के सेव हो जाता है,
एंड कोई भी अगर कल को आता है और उसको व्यू करता है तो वो पेलोड क्या है वहाँ से फेच होता है एंड मेरी वेब पेज पे एग्जीक्यूट हो जाता है वेब ब्राउजर पे। तो उसको हम बोलेंगे स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है जी, तो देखते हैं जरा। मैंने यहाँ पे स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बग सेलेक्ट किया था एंड यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस अवेलेबल करा रहा है नॉर्मल फंक्शनैलिटी को चेक करते हुए कि यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड है, ठीक है, कुछ ब्लॉक की फील्ड है, इनपुट फील्ड है। क्या करूँगा यहाँ पे, नॉर्मल फंक्शनैलिटी चेक करूँगा नॉर्मल इनपुट डाल करके, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 minutes गाइस, आई विल बी राइट बैक। ओके, सो नॉर्मल फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे हम सबसे पहले एप्लीकेशन की। तो क्या है, यहाँ पे कुछ डेटा की फील्ड है, इनपुट पैरामीटर है। इनपुट पैरामीटर में कुछ डाल के देखें, बहुत सिंपल सी बात है। सो इनपुट पैरामीटर में क्या इंसर्ट करके देखते हैं, कुछ भी डालते हैं यहाँ पे, हेलो वी आर टेस्टिंग फॉर XSS, ओके, एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड इट सेज योर एंट्री वाज एडेड टू आवर ब्लॉक। एंड मेरी एंट्री जो है यहाँ पे आ रही है, हेलो वी आर टेस्टिंग फॉर XSS, ओके। तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज वगैरह है एंड यहाँ पे कुछ एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो रही है। और कुछ डाल के देखूँ, लेट्स सी इफ इट if there is potential for stored access or not, okay, click on submit। ठीक है जी, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक न्यू इनकॉग्निटो टैब खोलूँगा। मैंने यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लिया है। मैं सेम URL को विजिट करना चाहता हूँ, सेम जगह पे जाऊँगा, देखूंगा कि डेटा कुछ स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्टोर्ड ब्लॉक हैक। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो डेटा मैंने इनपुट किया था यहाँ पे मेरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डेटा जो है डेटाबेस में सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है जी, ओके। तो इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। ओके, एक टैब बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे वही मैलिशियस स्क्रिप्ट डालूंगा अपनी। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग ओपन, अलर्ट फंक्शन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड, अलर्ट
this is stored accesses. Okay, let's click on submit. तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो जो भी मेरा malicious payload था, it went to the database. Okay, it gets stored and it is being fetched from the database to reflect me on the screen. So यहाँ पे मेरे पास जो है executed payload भी आ रहा है यहाँ पे, hi this is stored accesses, click on OK. ठीक है, अगर अब मैं एक न्यू incognito टैब खोल लेता हूँ, let's open a new incognito tab and मैं वापस से सेम पेज को ओपन करने की कोशिश करता हूँ. लेट्स सी कि वहाँ पे भी हमारे पास पॉपअप आता है कि नहीं आता है. लेट्स क्लिक ऑन हैक एंड जब मैंने सेम वेब पेज को विजिट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अगेन पॉपअप आया. तो एवरी टाइम नाउ समवन इज गोइंग टू विजिट दिस पेज, ये डेटा जो है बेसिकली डेटाबेस में से फेच होएगा एंड डेटाबेस के अंदर हमारे पास हमारा मैलिशियस पेलोड पड़ा है. वो पेलोड एग्जीक्यूट होएगा, पेलोड रिट्रीव होएगा, एग्जीक्यूट होएगा एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक होएगा. ठीक है जी, तो फिलहाल बंद कर देते हैं. google.com खुल नहीं रहा क्या? गाइस आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. ठीक है, स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड देखा भी आपने. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फाइल इंक्लूजन. स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड क्लियर है? हाँ सर. तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग समझ में आया कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसको बोलते हैं भाई. ठीक है ना. अब हम फाइल इंक्लूजन बेस्ड वल्नरेबिलिटी देखने वाले हैं. ये रहा मेरे पास रिमोट एंड लोकल फाइल इंक्लूजन. लेट्स क्लिक ऑन हैक. तो चल क्यों नहीं रहा है इसमें? चलो छोड़ो, उसको बाद में ट्रबल शूट करेंगे. लेट्स गेट बैक. सो फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटीज क्या होती है? फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटीज हम उनको बोलते हैं जब अगर जैसे कोई आपके टारगेट सर्वर के ऊपर लोकली कोई फाइल अवेलेबल है. ठीक है, जैसे लिनक्स की अगर हम बात करें तो लिनक्स के अंदर जो है etc पासवर्ड फाइल होती है, /etc/pass.wd फाइल. ठीक है, मेरा ये लिनक्स है, मेरे मेरे सिस्टम में भी होगी. ठीक है, cat/etc/pass.wd. ओके, कुछ इस तरह से दिखती है. ठीक है ना. तो ये फाइल स्टैंडर्ड होती है आपके सारे लिनक्स सिस्टम्स के अंदर होती है. तो अगर टारगेट सर्वर हमारा लिनक्स है, ठीक है, और मैं वेबसाइट के थ्रू, वेब पेज के थ्रू टारगेट सर्वर पे अवेलेबल फाइल्स को, लोकली अवेलेबल फाइल्स को रीड कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं हम लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी. ठीक है, तो कैसे करने वाले हैं वही है. नॉर्मली पहले एप्लीकेशन का बिहेवियर टेस्ट करने वाले हैं. यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज, से इंग्लिश, क्लिक ऑन गो.
यूआरएल को आपको ऑब्जर्व करना है। यूआरएल में देखो कैसे वैल्यू जा रही है। इट सेज क्वेश्चन मार्क लैंग्वेज इज इक्वल्स टू lang अंडरस्कोर en डॉट php एंड एक्शन इज इक्वल्स टू गो। सो यूआरएल को ऑब्जर्व करके मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है एक वेरिएबल है लैंग्वेज नाम से, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू चेक हो रही है, lang अंडरस्कोर en उस वेरिएबल की वैल्यू में असाइन की गई ये वैल्यू कि ये वाली PHP एग्जीक्यूट करवानी है आपको, lang अंडरस्कोर en डॉट php, ठीक है। एंड एक्शन इज इक्वल्स टू गो। सो ओके, यहाँ पे और ऑप्शन सेलेक्ट करके देखूँ, गाइस क्लिक ऑन गो। तो यूआरएल में आप देखोगे कि अब चेंज हुआ है lang अंडरस्कोर fr डॉट php एंड एक्शन इज इक्वल्स टू गो, ठीक है जी। ओके, दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके देखूँ, और मेरे पास यहाँ पे ये मैसेज भी थैंक यू वाला चेंज हो जा रहा है अलग अलग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो वेरिएबल है एक्शन वेरिएबल जो है ये तो स्टैटिक है, इसकी तो वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो लैंग्वेज वेरिएबल है इस ये वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस वेरिएबल के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपना डायरेक्टरी ट्रेवल्सर या फिर लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश etc स्लैश पास wd। अब ये जो मैंने डॉट डॉट स्लैश लगाए हैं इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? नहीं सर। नहीं आ रहा। लिनक्स में हमने यूज़ किया था, cd कमांड यूज़ करी थी। cd डॉट डॉट करते थे अगर तो क्या करता था, एक डायरेक्टरी पीछे ले जाता था। समझ गए। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा है। मुझे ये नहीं पता कि मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कितनी डीप है, कि मैं कितना इनसाइड आ रखा हूँ, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ठीक है, pwd, मैं रूट में होकर मैं cd स्पेस डॉट डॉट करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ cd रूट डेस्कटॉप 10, ठीक है, cd रिवर्स शेल, ओके, मैं 3-4 डायरेक्टरी अंदर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं cd स्पेस, अगर मैं कैट करने की कोशिश करता हूँ, कैट etc स्लैश पास wd फाइल, तो मैं कैट नहीं कर पाऊंगा, रीड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं पड़ी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट डॉट स्लैश तो ये केवल एक डायरेक्टरी पीछे जाएगा, बट मुझे 4 डायरेक्टरी पीछे जाना है, तभी मैं रीड कर पाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं एक डायरेक्टरी भी कम कर देता हूँ तो एरर दे देगा, ठीक है। तो 4 तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर मेरे को ये नहीं पता है कि मैं कितना अंदर हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा अगर एक बड़ी वैल्यू दे दूँ तो भी ये रीड कर देगा फाइल, ठीक है ना। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। लेट्स ठीक है सर। प्रेस एंटर एंड आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जो है etc पास wd फाइल रीड कर ली है, ठीक है जी। सो ये जो है हमारा, इसे कहते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी, ओके। यानी क्या हुआ, मेरी मशीन में जो है इंटरनेट ही चलना बंद हो गया। Why is this happening? Well, anyways, so यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लोकली कोई फाइल अवेलेबल थी उसको रीड करने की कोशिश करी मैंने वेब सर्वर के थ्रू। अगर मैं लोकली कोई फाइल अवेलेबल ना हो, अगर रिमोटली कोई फाइल अवेलेबल हो, अगर मैं उसको
अपने टारगेट सर्वर पे एग्जीक्यूट करवा दूं या इंक्लूड करवा दूं, तो उसे हम बोलेंगे रिमोट फाइल इंक्लूजन। सो सिमिलरली क्या है, यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ इज इक्वल्स टू google.com, ठीक है, या तो google.com या फिर https://google.com। ऑल दो अभी खुलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई कुछ प्रॉब्लम है। आप ट्राई करोगे तो चलेगा, ठीक है, google.com। बट आपको RFI का एक एग्जांपल देते हुए कुछ दिखा देता हूँ बस। कहाँ बनाई थी मैंने फाइल, स्लैश, चलो एक फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि RFI मेरे को करना है। तो RFI में क्या कर रहा हूँ, मैं एक फाइल अपने मशीन पे बना रहा हूँ, ठीक है, एंड एक PHP की फाइल बनाऊंगा और उस PHP की फाइल को टारगेट सर्वर पे एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ठीक है, RFI की वल्नरेबिलिटी से। सो लेट्स गो vi rfi.php। सिंपल PHP इन्फो का फंक्शन लगा देता हूँ अभी, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। केवल हमें ये प्रूव करना है कि एक PHP की फाइल है जो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। rfi.php, लेट्स स्टार्ट अ सर्वर पाइथन सिंपल सर्वर ऑन पोर्ट 80, HTTP IP एड्रेस और फाइल का नाम rfi.php, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या अपने टारगेट वेब पेज का लोकेशन दे दिया है, ठीक है। तो एक PHP फाइल है जो कि मैंने होस्ट कर रखी है अपनी मशीन पे इस टाइम पे। देखते हैं ये PHP फाइल जो है सर्वर एग्जीक्यूट करवाता है कि नहीं करवाता है। एंड ये PHP फाइल सर्वर ने एग्जीक्यूट करवा दी है, ठीक है। सिंपल PHP इन्फो फंक्शन था। सो PHP इन्फो फंक्शन आपको क्या करता है, PHP इन्फो फंक्शन आपको पूरी PHP की डिटेल्स देता है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है टारगेट सर्वर पे, देखो 5.2.4 उबंटू, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है PHP की, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मेरे को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है जी। सो इसे बोलते हैं हम रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी, ओके। ऐसी फाइल इंक्लूड करवाना जो लोकली प्रेजेंट ना हो, रिमोटली कहीं और प्रेजेंट हो, और उसको आप अपने टारगेट सर्वर पे एग्जीक्यूट करवा दो, ठीक है। इसी तरीके से मैं कोई मेलिशियस फाइल ऑफ PHP भी एग्जीक्यूट करवा सकता था, ठीक है ना। आई कुड हैव गॉट अ रिवर्स कनेक्शन एज वेल, land underscore en.php, okay। ठीक है जी। सो इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है मेरा, चलो कोई नहीं, जाने दो। अब ऐसा करो, कोई ना अपनी काली मशीन ओपन करो। अब आप में से किसी की काली मशीन की मैं सेशन हाईजैकिंग दिखाऊंगा।
मेरे में तो इंटरनेट चलने का है। तो अजय है तुम्हारे सिस्टम में काली अभी? अजय, कैन यू हियर मी? हेलो। या अमित? हाँ सर, मैं ऑन कर दूंगा, नेटवर्क थोड़ा स्लो चलेगा, चलेगा सर? हाँ चलेगा। चलो ऑन कर दो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, ठीक है ना? चलो इतनी मशीन ऑन हो रही है, इतने हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो सेशन हायरार्की के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कुकीज़ क्या होता है और सेशन क्या होता है। मतलब सेशन पहले हमें पता होना चाहिए सेशन क्या होता है। सेशन समझने से पहले हमें कुकीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? तो कुकीज़ क्या होता है बेसिकली, सुना तो होगा आपने नाम वेबसाइट से रेफरेंस में कि कुछ कुकीज़ होता है। यस सर। बताओ क्या होता है? सर कुकीज़ वो होता है जहाँ पर हमारे कोई भी प्राइवेट क्रेडेंशियल है वो सब जाके सेव हो जाता है वहाँ। और जो भी अजय ने बताया है उसको आप बिल्कुल भी याद मत रखना, बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल गलत बताया है, ठीक है ना? कुकीज़ के अंदर कभी भी आपके क्रेडेंशियल सेव नहीं होंगे, ना आज तक हुए हैं ना कभी होएंगे, ठीक है? तो सर फिर कुकीज़ से हमारा हैक कैसे आता है? क्या है कुकीज़ से? सर हैक भी तो आते फिर। तो वो तो हम करके देखेंगे अभी। वो उसको सेशन हाइजैकिंग बोलते हैं, जो कुकीज़ से हैक करते हैं ना। तुमने किया है कुछ कुकीज़ से हैक कभी? नहीं सर, वो तो सर ने डेमो क्लास दी थी कुकीज़ से। अच्छा, कौन से सर ने डेमो क्लास दी थी? वो सागर सर। कौन सा? सागर सर। सागर सर? हाँ जी। अच्छा, कुकीज़ से, ठीक है। चलो जी, मैं बताता हूँ अभी क्या होता है कैसे होता है। और अभी अजय मैं देखो बुला रहा था तब तो तूने सुना नहीं, मशीन के लिए मैं पूछ रहा था, हैं? सर वो मैं बाहर चले गया था अभी। यार क्या बात है यार अजय, क्या बात है, क्लास यहाँ पे सेशन ऑन करके अपना मस्त बाहर घूमो, है ना? नहीं सर। हाँ हाँ, पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया। सर नहीं, बाकी भी तो सब सुन ही रहा हूँ मैं। अच्छा, बाकी सब सुन लिया? हाँ सर, मैं अभी एक गिलास रखने गया था सर बाहर। अच्छा, बाहर क्यों यार, फिर किचन में जाता ना। नहीं सर, हमारे इतना बड़ा किचन नहीं है जो किचन में जाए हम बाहर ही होकर। अच्छा तो यार आपने काली ऑन कर ली है? अमित? काली मशीन ऑन हो गई है, ठीक है। अब इसमें आप ब्राउज़र खोल लो, ब्राउज़र खोल करके facebook.com खोल लो। तो हम बात करने वाले हैं सेशन हाईजैकिंग की। सेशन हाईजैकिंग के लिए हम कुकीज़ की बात करने वाले हैं। तो कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ आर लाइक स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स, ओके? एक तरीके से बहुत स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब जो डेटा स्टोर होता है, डेटा की अगर हम बात करें तो किस तरीके का डेटा स्टोर होता है? जो डेटा स्टोर होता है वो होता है आपका यूज़र प्रेफरेंस डेटा, एक तरीके से, ठीक है। यूज़र की स्मॉल सेटिंग्स, प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हाँ, अमित यहाँ पे facebook.com खोल लो एंड मेक इट अ हैबिट, जब आपको ऐसे कभी भी लॉगिन पेज वगैरह खोलना होता है तो आप डायरेक्टली यूआरएल डाला करो, ठीक है ना? जिस यूआरएल पे आपको जाना है अपने उसमें यूआरएल बार में, ठीक है ना? सो दैट कभी आप किसी फिशिंग फार्मिंग पेज के उसमें ना आ जाओ, चक्कर में ना आ जाओ। खैर जी, कुकीज़ की मैं बात बता रहा था। लेट से आपने एक वेबसाइट विजिट करी,
ठीक है। हाँ, जब आपने वेबसाइट विजिट करी थोड़ा तो जल्दी करो। वो वेबसाइट थी हमारी रशियन लैंग्वेज में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो रशियन लैंग्वेज में वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, वहाँ पे लैंग्वेज चेंज का एक ऑप्शन आ रहा था, आपने उसको लैंग्वेज चेंज कर दिया इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश में आपने चेंज कर दिया, आपने वेबसाइट व्यू करी, बंद कर दी। लेटर ऑन आप किसी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम वेबसाइट ओपन करते हो। जब आप सेम वेबसाइट ओपन करते हो तो अब वो रशियन में ओपन नहीं होती, अब वो इंग्लिश में ओपन होती है। ऐसा क्यों हुआ? एक छोटा सा मैकेनिज्म समझ में आया, छोटा सा बिहेवियर समझ में आया आपको? हुँ? मैंने जैसे लैंग्वेज चेंज का बिहेवियर बताया आपको। हाँ सर। समझ रहे हैं? तो ऐसा इसलिए हुआ है। वैभव, समझ में आ गया? हुँ? हाँ सर। ठीक है, तो ये छोटा सा बिहेवियर जो है ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि जब आपने उस लैंग्वेज को चेंज किया था ना स्क्वायर वन पे, तो आपकी ना एक प्रेफ़रेंस सेटिंग जो है, प्रेफ़रेंस वैल्यू, एक कुकीज़ के अंदर एक वेरिएबल होगा। ठीक है? कुकीज़ के अंदर हमारे पास की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है? एक वेरिएबल होता है कुकी के अंदर और उसकी कोई वैल्यू होती है। तो उसके अंदर कोई वेरिएबल होगा लैंग्वेज टाइप का। ठीक है? और उस लैंग्वेज टाइप के वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट हो गई होगी इंग्लिश की। वही इस यूज़र की ये लैंग्वेज प्रेफ़रेंस है। ठीक है ना? तो जो जब आपने लेटर ऑन विज़िट किया वेबसाइट को, तो क्या है कि हर एक रिक्वेस्ट के साथ ये कुकीज़ जो है आपके ब्राउज़र में सेव होती हैं। ब्राउज़र में या लोकली आपके सिस्टम में सेव होती हैं। तो हर एक रिक्वेस्ट के साथ आपकी कुकीज़ भी जाती हैं साथ में। ठीक है? कुकीज़ जाती हैं, कुकीज़ के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो जाती है। जब वो वैल्यू गई कुकीज़ के साथ में तो सर्वर के पास जब कुकीज़ की वैल्यू गई, सर्वर ने कुकीज़ को रीड किया एंड सर्वर ने देखा कि अच्छा ओके, तो इसकी लैंग्वेज प्रेफ़रेंस तो इंग्लिश है। सो मुझे इसको इंग्लिश में वेब पेज ओपन करके देना है। ठीक है? कुछ इसी तरीके से जो होता है हमारा सेशन आईडी का कॉन्सेप्ट। सेशन आईडी होती है, एक आईडी है, जनरेट हो जाती है, कैसे होती है, क्यों होती है वो बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो कुकीज़ के अंदर एक वैल्यू होती है सेशन आईडी की। ठीक है? उसी को स्टील करके हम सेशन हाइजैकिंग परफ़ॉर्म करेंगे। ठीक है? तो अमित, अपना काली मशीन खोलो। अमित स्क्रीन शेयर बंद कर दो। अच्छा, आ गई। अमित, कैन यू हियर मी? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, चलो ठीक है। यहाँ पे जो है अब आपको ब्राउज़र में एक नई टैब खोलो। एक नई टैब खोल के नॉर्मल सर्च करो यहाँ पे कुकी एडिटर। कुकी गूगल में सर्च एडिटर। कर लो। हाँ, नॉर्मल गूगल पे सर्च कर लो कुकी एडिटर। फायरफॉक्स भी लिख दो साथ में। चलो कोई नहीं, आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। इसमें प्लगइन देखना है आपको, फायरफॉक्स वाला। देखो यहाँ पे लास्ट में जो लिखा आ रहा है, जिससे फायरफॉक्स फॉक्स का साइन भी बना हुआ है। ये वाला। हाँ, ये वाला। ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करो। ऐड। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे चेक करना था आपको, इनकॉग्निटो मोड में भी अलाउ करना था उसको। ठीक है, शुरू से तो अब करो इसको फिर से। देखो वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज, छोड़ो उसको, रिमूव करके वापस से इंस्टॉल करो। रिमूव कर दो। ऐड टू फायरफॉक्स। ऐड। अब चेक हाँ, चेक बॉक्स पे पहले क्लिक करो। अलाउ दिस एक्सटेंशन टू रन इन प्राइवेट विंडोज। ओके, गॉट इट। ठीक है ना? तो आपके पास अभी ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है जिससे आप अपनी कुकीज़ को व्यू कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। प्लगइन का यहाँ पे एक साइन आ गया होगा आपके पास, एक कुकी का साइन आ गया होगा टूल बार में। ठीक है ना? हाँ, ये आ गया लेफ्ट, इसके लेफ्ट। यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं है।
जहाँ पे सेलेक्ट किया है ना, तो सेटिंग्स जहाँ पे ओपन करिए उसके जस्ट लेफ्ट में ये रहा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब फेसबुक पे चलते हैं। फेसबुक वाले टैब पे चलो एंड अपने कुकी वाले प्लगइन को क्लिक करो। तो ये मेरे को अभी यहाँ पे दिखा रहा है कुकीज़ की वैल्यू। ठीक है, फिर facebook.com आप वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, इस वेबसाइट की करंट ये कुकी की वैल्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ 4 वैल्यूज़ दिखा रहा है मुझे। उन वैल्यूज़ तो नहीं दिखा रहा है मेरे को, यहाँ पे वेरिएबल्स दिखा रहा है। किसी को भी अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी भी वेरिएबल को, जैसे आप किसी को भी क्लिक करो, हाँ, तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसका नाम मिलेगा। ये इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। एक की है जिसका कुछ नाम है एंड उसकी कोई वैल्यू है। ठीक है जी। अब फेसबुक पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, क्रेडेंशियल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अपना फेसबुक लॉगिन करना तो अपना भी कर सकते हो, नहीं करना तो मैं बता देता हूँ। नहीं सर, आप ही बता दो। अच्छा, मैं पता है फिशिंग का मैं वो दिखा रहा था, सैंपल फिशिंग वगैरह बनाते हैं ना हम, फेक वेब पेज वगैरह बनाते हैं, हमने किया था सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, याद है? हाँ सर। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पेज बनाया मैंने, और मैं उसको उसके थ्रू दिखा रहा था, अपना वीपीएस के थ्रू। तो स्टूडेंट कहीं और बैठा हुआ था, स्टूडेंट को मैंने मेरे जो क्लास है। वेब पेज सेंड किया और उसमें बोला, मैंने कहा देखो इसमें क्रेडेंशियल्स डाल के देखो। उसको पूरा मैंने मॉडल पढ़ाया है और उसने उसके अंदर अपने एक्चुअल में इंस्टाग्राम के, एक्चुअल में फेसबुक के क्रेडेंशियल्स डाल करके सेंड कर दिए मुझे। तो खैर बच्चों की तो क्या ही बात है। चलो, ईमेल आईडी लिखो, GEPEBO, GEPE, आर नहीं है बीच में, PEBO। लास्ट में है 8450 8450 @ अमित स्क्रीन आर बैक कर दे थोड़ी सी यार। नहीं, जीमेल नहीं है, @REQ REQAXV.com। ठीक है। ठीक है, पासवर्ड है इसका 12345678 9, A से लेके Z तक। ABCDEFG सारा। पूरा Z तक। V के बाद क्या था सर? UVW, V के बाद WXYZ। ठीक है, तो आपने डोंट सेव पे क्लिक किया उसको, है ना? हाँ सर। तो मतलब आपने क्रेडेंशियल सेव नहीं करे हैं। नहीं करने ठीक थे है, क्या? नहीं करने थे, नहीं करने। ठीक है ना, लॉगिन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लॉगिन कर लिया है एंड अगर मैं अब कुकीज़ वाली प्लगइन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं कुकीज़ की कुछ वैल्यू देख पाऊंगा। कुछ नई वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे, कुछ नए की वैल्यू पेयर्स आ गए हैं। ठीक है, अभी इसकी भी हम बात करते हैं। अभी आप ये देखोगे कि अगर आप इस टैब को बंद कर देते हो, हम्म, और दोबारा से facebook.com खोलते हो, तो आपको फिर भी लॉग्ड इन मिलेगा। ये करके देखो। करके देखो। फेसबुक बंद कर दिया आपने, पासवर्ड भी सेव नहीं किया था। ठीक है, रिमेंबर पासवर्ड भी नहीं किया था। लॉग्ड इन मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है?
एप्लीकेशन ऐसे क्यों बिहेव करती है? ऐसे इसलिए बिहेव करती है कि जब आपने स्क्वेयर वन पे जब क्रेडेंशियल्स डाले थे ना, तो क्या हुआ, क्रेडेंशियल्स गए सर्वर के पास, सर्वर ने उन क्रेडेंशियल्स को मैच किया, सर्वर ने उन क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेट किया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म हुआ। जब ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया आपका, तो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद सर्वर क्या करता है, सर्वर एक सेशन आईडी क्रिएट करता है, एक आईडी क्रिएट करता है और उस सेशन आईडी की वैल्यू को आपकी कुकीज के अंदर डाल देता है। एक उस सेशन आईडी की कॉपी अपने सर्वर साइड पे रखता है, सर्वर एंड पे, और एक कॉपी यूजर साइड पे भेज देता है यूजर की कुकीज के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है ना कि ये जो आपका बना है, ये जो आपने लॉगिन किया है, एक सेशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसकी एक आईडी सर्वर के पास है, एक आईडी आपके पास है, आपके पास कहाँ पे, कुकीज के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कई जगह पे कुकीज का नाम ऐसे लिखा, कुकी के अंदर आपको मिल जाएगा SESSID, सेशन आईडी करके, पूरा ऐसे प्रॉपर लिखा होगा, सेशन आईडी वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं मिलेगी। फेसबुक है, फेसबुक स्मार्ट है, फेसबुक सोचा उसका नाम चेंज कर देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सेशन आईडी है ये तो। ठीक है, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। बट द पॉइंट इज कि सेशन आईडी एक सेव हो जाती है। ठीक है, लेटर ऑन अगर कभी भी आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो, तो क्या है, आपकी कुकीज सेंड करी जाती है जब आपने facebook.com को रिक्वेस्ट किया, ओपन किया ब्राउजर में। ठीक है, आपकी ब्राउजर से कुकीज गई फेसबुक के पास, सर्वर के पास जब कुकीज गई, कुकीज के अंदर सेशन आईडी गई, सर्वर ने सेशन आईडी चेक करी कि ये सेशन आईडी तो जाने पहचाने से लग रही है, ये सेशन आईडी मैंने असाइन करी थी ये जॉनी इंग्लिश के अकाउंट को, चलो तो इसको जॉनी इंग्लिश का अकाउंट खोल के दे दो। बात आ रही है समझ में? ये लॉजिक समझ में आया ऑथेंटिकेशन का, सेशन आईडी का? सर दोबारा रिपीट करोगे एक बार? क्या नहीं समझ में आया, पहले मेरे को ये बता, मैं वो रिपीट करूँगा। सर ये जो आप अभी बोल रहे थे बहुत स्पीड में बोल गए ना, तो आधा समझ आया आधा निकल गया। अच्छा, तो ऐसा है कि जब आप ऑथेंटिकेशन करते हो, क्रेडेंशियल्स डालते हो, तो क्रेडेंशियल्स सर्वर के पास जाते हैं, फेसबुक के सर्वर के पास यस गए, सर। आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले, तो सर्वर ने क्या करेगा, सर्वर चेक करेगा क्रेडेंशियल्स को कि सही है कि हाँ गलत जी। है ना? अगर सही होंगे तो आपको लॉगिन कर देगा, अगर गलत होगा तो लॉगिन नहीं करेगा। ऐसे होता है। अब बोलता रहे फिर होता है कि नहीं होता है ऐसा, सर होता है ना? हाँ मैं सर जब हम कहीं किसी दूसरे उस पर लॉगिन करते हैं नॉर्मल विंडो में, तो जब लॉगिन करते हैं सर उसमें सेव नहीं करते, लेकिन दोबारा लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड मांगता है। एक मिनट, नॉर्मल विंडो में सेव नहीं करता, दोबारा पासवर्ड किस चीज़ में पासवर्ड, फेसबुक पासवर्ड मांगता है? किसी भी चीज में लॉगिन करना हो तो दोबारा पासवर्ड मांगता ही है। अगर सक्सेसफुली एक बार अटेम्प्ट में जैसे लॉगिन कर दिया इसमें करा हमने, हाँ। कैंसिल करके फिर से करते हैं तो वो पासवर्ड फिर से मांगता है सर। नहीं ऐसा नहीं है, मैं नेक्स्ट डे सर ओपन करता हूँ तो पासवर्ड मांगता है वो, अगर सेव ना करे तो। सेव ना, आपने लॉग आउट किया होगा, अगर तुम इसको अभी लॉग आउट कर दोगे, मैं वो लॉजिक समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर लॉग आउट नहीं करोगे, अभी मैं सेशन आईडी का भी पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके अंदर आपके सारे जवाब, ये सारे सवाल कवर हो जाएंगे, है ना? तो अभी क्या है कि जब ऑथेंटिकेशन हुआ हमारा, तो सर्वर क्या करेगा, एक सेशन आईडी क्रिएट करेगा। ठीक है, सेशन आईडी की दो कॉपीज रहेंगी, एक सर्वर के पास रहेगी, एक यूजर के पास रहेगी। यूजर के पास कहाँ पे रहेगी, यूजर की कुकीज के अंदर सेशन आईडी का एक वेरिएबल बनाएगा, उसकी एक वैल्यू सेट करेगा और भेज देगा कि ये ले अपने पास कुकीज रख। ठीक है, तो जो ये कह रहे थे ना कि कुकीज के अंदर क्रेडेंशियल स्टोर होते हैं यूजर के, वो कभी नहीं होते हैं। कुकीज के अंदर सेशन आईडी स्टोर होती है, और सेशन आईडी इज नॉट क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल होता है यूजर नेम पासवर्ड, सेशन आईडी होता है सेशन आईडी। ठीक है, तो क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं। अब सेशन आईडी चली गई, अब क्या है, आपने बंद कर दिया फेसबुक अपना। ठीक है, लेटर ऑन आपने फेसबुक ओपन किया, अगर आपकी कुकीज के अंदर वही सेशन आईडी सेव्ड है पुरानी, वही सेशन आईडी पड़ी हुई है। ठीक है, आपने लॉगिन करने की कोशिश, आपने लॉगिन नहीं किया, आपने facebook.com खोला, जब आपने रिक्वेस्ट किया तो आपकी कुकीज गई ब्राउजर से, कुकीज गई, कुकीज के अंदर सेशन आईडी गई, सेशन आईडी गई तो सर्वर ने देखा, अच्छा ये सेशन आईडी, ये तो पहचानी हुई लग रही है, ये तो इस अकाउंट की सेशन आईडी है,
क्या करेगा, आपको अकाउंट खोल के दे देगा। ठीक है, करके देखते हैं, कुछ डाउट वाउट है तो उसके बाद हम रिजॉल्व करते हैं उन डाउट्स वगैरह को। ठीक है, अभी क्या है, कुकीज़ पे क्लिक करो एक बारी। ये मतलब जो आइकन है इसका कुकीज़ वाला प्लगइन का, उस पर क्लिक करो। कर कुछ दिया। नई वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे। मेरे काम की यहाँ पे वैल्यू है 2, एक है सी यूज़र और दूसरी वैल्यू है एक्स एस, जो लास्ट वैल्यू है। क्या करना है हमको, हमको एक इनकॉग्निटो टैब खोलनी है। ठीक है, एक इनकॉग्निटो टैब खोलो, कैसे खोलते हो? कंट्रोल शिफ्ट पी कर सकते हो शॉर्टकट के लिए, या फिर जो राइट साइड में जाओ, जो कुकी का जो साइन है ना, नहीं 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 नहीं, ये तो होस्ट पे चल गया आपका, छोड़ो। राइट साइड में जो कुकीज़ के राइट में साइन है, राइट में, कुकीज़ के राइट में, ये लेफ्ट है, कुकीज़ के राइट में जो साइन है, ये यहाँ वाला? पे जाकर अमित जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं वो 3 लाइंस 3 लाइनें जो है राइट में, राइट मोस्ट एकदम क्रॉस के नीचे, पर मैं ये, हाँ यहाँ पे क्लिक करो आप, न्यू प्राइवेट विंडो। चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है न्यू प्राइवेट विंडो। सर स्क्रीन स्टॉप हो गई क्या? मेरे को भी लग रहा है स्क्रीन फ्रीज हो गई है, वैसा सर नहीं मैं लगता है। क्लियर करूँ क्या? यार सारा सब कुछ वापस से करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्रेडेंशियल्स भी बताने पड़ेंगे। लो जी, चली गई स्क्रीन। मैं करूँ सर शेयर? रुक जा भाई 1 मिनट, तावला आदमी, आ गई वापस से स्क्रीन। न्यू प्राइवेट विंडो, facebook.com खोलो। जब वहाँ पे आपने facebook.com खोला तो यहाँ पे आपकी वो कुकीज़ नहीं जा रही है, ठीक है ना, इनकॉग्निटो के अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, इसमें ओके गॉट इट कर दो, ओके गॉट इट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अपने नॉर्मल जो आपकी विंडो खुली हुई है वहाँ से कुकीज़ में से वैल्यू लेनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुकीज़ पे क्लिक करो एक बार। यहाँ पे कुकीज़ का जो साइन है, आइकन है, यहाँ पे 4 ही वैल्यूज है। यहाँ पे हम 2 वैल्यू ऐड करेंगे, एक वैल्यू होगी सी यूज़र की, एक वैल्यू होगी एक्सेस की। ठीक है, तो चलते हैं वापस अपने नॉर्मल विंडो में, कुकीज़ लेते हैं इसकी। पहले फिर टैब, वही टैब खोलनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे फेसबुक की टैब खोलो। हाँ, यहाँ पे कुकीज़ की वैल्यू में से सी यूज़र की वैल्यू कॉपी कर लो, ये वैल्यू कॉपी कर लो। ठीक है, वापस जाओ अपने उसमें, यहाँ पे जाके आपको करना है ऐड पे क्लिक, देखो प्लस का साइन है, नाम डालो इसका सी अंडरस्कोर यूज़र, सी अंडरस्कोर भी है। ओके, एंड ऐसे आपको एक और वैल्यू ऐड करनी है जो कि है एक्सेस। सेव पे क्लिक कर दो। हो गया। ठीक है, अब पेज को रिफ्रेश कर दो। तो हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स तो नहीं एंटर करे हैं, नहीं सर, क्रेडेंशियल्स तो एंटर नहीं करे। नहीं। क्या किया हमने यहाँ पे, लॉगिन कैसे हो गया? कॉपी पेस्ट मारे बस। हमने सेशन आईडी पेस्ट करी है, कुकीज़ हाँ। के अंदर सेशन आईडी थी, हमने सेशन आईडी दे दी यहाँ पे ना,
कि इस कुकीज़ के अंदर भाई ये सेशन आईडी है। अब जब यहाँ से रिक्वेस्ट गई तो उस सेशन आईडी के साथ रिक्वेस्ट गई, ओके। तो सेशन आईडी के साथ जब रिक्वेस्ट गई तो सर्वर को मिला कि आपके ये तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र की है ऑलरेडी, तो आप इसको जो है लॉक्ड इन सेशन दे दोगे। ये बात आ रही है समझ में? हाँ सर। क्या कैसे हुआ? अब ऐसी बात आ जाती है यहाँ पे, जो आपके सवाल आ जाते हैं उन सवालों के मैं जवाब देता हूँ। तो सेशन आईडी जो होती है ना, जो आपने वो लंबी सी एक्सेस की वैल्यू कॉपी करी रैंडम सी और वो बड़ी सी वैल्यू थी, ठीक है, वो थी आपकी सेशन आईडी, ठीक है। तो सेशन आईडी की जो कुछ कंडीशंस होती है कि पहली बात तो सर्वर जो है सेशन आईडी जो क्रिएट करता है वो एक लंबी वैल्यू होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए और रैंडम होनी चाहिए, ताकि कोई उसको गेस ना कर पाए। अगर मैं ऐसे ही बैठे बैठे अगर सेशन आईडी लोगों की गेस करने लग जाऊँ, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सेशन आईडी अगर गेस कर लूँगा तो मैं किसी भी अकाउंट लॉगिन कर लूँगा, नहीं। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। तो इसलिए सेशन आईडी जो है सफिशिएंटली लॉन्ग, सफिशिएंटली रैंडम एंड अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सेशन आईडी जो है, जैसे आप लॉग आउट कर देते हो, जब आप एक्सप्लिसिटली से लॉग आउट पे क्लिक करोगे, जब आप लॉग आउट करोगे तो आपकी सेशन आईडी एक्सपायर कर जाती है, ठीक है। जो सर्वर है उस सेशन आईडी को डिलीट कर देता है, तो फिर अगर आप उस सेशन आईडी को यूज़ करोगे तो वो लॉगिन नहीं होएगा, ठीक है। और ऐसा है कि अगर कुछ टाइम तक, हर किसी का अलग अलग टाइम होता है, जैसे पेटीएम की अगर मैं बात करूँ, पेटीएम आप एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे, अगर आपने देखा होगा कि पेटीएम को अगर आपने 7 दिन तक टच नहीं किया, पहले 14 डेज़ होता था, अब 7 डेज़ हो गया है। पहले क्या होता था, 14 डेज़ तक अगर आपने पेटीएम को ओपन नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, कुछ नहीं करी, और 14 डेज़ के बाद अगर आप पेटीएम को ओपन करोगे तो वो आपसे लॉगिन मांगता था। कभी ऑब्जर्व किया था ये कि आपका तो ऑलरेडी पेटीएम का लॉग्ड इन अकाउंट था, लेकिन अब आपने पेटीएम खोला है पेमेंट करने के लिए, वापस से क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा? हाँ सर। होता था सर, लेकिन तुमने लॉग आउट नहीं किया होता था, तुमने तो लॉग हाँ इन कर हाँ। रखा था पहले से। वो लॉग आउट क्यों हो गया? पासवर्ड। वो लॉग आउट इसलिए हो गया क्योंकि इनएक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो क्या है, अब 7 डेज़ की पॉलिसी हो गई है इनकी पेटीएम की, अगर आप 7 डेज़ तक नॉन एक्टिव इनएक्टिविटी में रहते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेशन आईडी का पूरा पूरा खेल है कि सेशन आईडी कितने टाइम में एक्सपायर होती है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉग आउट ना करो, लेकिन अगर आपने सेम वेबसाइट को 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए विजिट नहीं किया है तो आपकी सेशन आईडी एक्सपायर कर देगा सर्वर कि भाई ये इसका टाइम हो गया है, चलो जाने दो। अब किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछो, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं है, वो बताओ। सर हाँ जो सर जैसे सेशन आईडी से तो हम मतलब इसको लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे किसी ने इसको लॉगिन किया और बैक टू बैक उसने मतलब इसे लॉग आउट भी कर दिया, उसके बाद सेशन आईडी वर्क थोड़ी ना करेगी। नहीं करेगी, नहीं करेगी। तब तक वो लॉगिन है अदर पर्सन, तब तक ही वो हम उसकी सेशन आईडी यूज कर सकते हैं ना। नहीं ऐसा नहीं है, लॉगिन है। ऐसा है कि अगर म्यूट करो, सर वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ अजय अपने माइक को म्यूट कर लिया करो बोलने के बाद, वरना तुम्हारे माइक से इको होती है आवाज ना। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, ये तभी अटैक काम करेगा अगर यूजर ने अपना सेशन लॉग आउट ना किया हो, मतलब ऐसे ही उसने टैब बंद कर दी हो या ब्राउजर बंद कर दिया हो बस, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, अब जो है हम करेंगे नेक्स्ट बर्ब सूट के बारे में, ठीक है। बर्ब सूट हमारा जो है एक तरीके से प्रॉक्सी टूल रहता है, ठीक है। बट बर्ब सूट आज नहीं करेंगे, बर्ब सूट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। इसी सेशन के कॉन्टिन्यूंस में कर लेंगे।
और उसके बाद बर्ब सूट के बाद हम करेंगे आपका एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए मैं आपको, चलो पढ़ने का मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ही बताऊंगा। ठीक है ना। आज क्या ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे। ठीक है, थर्सडे फिर ब्रेक हो जाएगा तो थोड़ा एसक्यूएल के बारे में आप पढ़ लोगे, तो फिर फ्राइडे को हम अपना यूनियन सेलेक्ट इंजेक्शन कर लेंगे।